हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूजी स्नैप मेंटर गाइस। इनकम टैक्स जो आपका एक्ट था 1961 वाला, उसको रिप्लेस करके अब नया एक्ट जो है वो इफेक्टिव हो चुका है, इनकम टैक्स एक्ट 2025। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स है जो कि आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं, बिकॉज इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। तो चलिए गाइस, विदाउट डिले किए हुए फटाफट से स्टार्ट करते हैं क्लास को और डिस्कस करते हैं। So, Income Tax Act 2025 is a landmark legislation that replaced the decade-old Income Tax Act 1961। ये completely replace कर रहा है। नया एक्ट ही अब जो है आपका 1 अप्रैल 2026 से लागू हो चुका है ऑलरेडी। So its primary goal is to simplify India's complex direct tax framework by reducing legislative volume by roughly 40%। ये बोला जा रहा है भाई कि जो पहले वाला एक्ट था, इसमें टाइम टू टाइम बहुत ज्यादा अमेंडमेंट किए जा चुके हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे सेक्शन एक्स्ट्रा ऐड हो चुके हैं और काफी सारी जो चीजें हैं वो लेजिस्लेटिव मतलब कानूनी तौर पे बहुत ही बड़ा वॉल्यूम जो है वो बन चुका है पुराना वाला एक्ट। इस वजह से हम नया एक्ट लेकर के आए हैं जो 40% तक रिड्यूस कर देगा। मतलब जो लेजिस्लेटिव चीजें होती हैं, जो कानूनी तौर पे चीजें जो इसमें कही जाती हैं, स्ट्रीमलाइनिंग ओवर 800 सेक्शंस डाउन टू 536 अक्रॉस 23 चैप्टर्स। तो यहाँ पर सेक्शन भी जो है कम कर दिए जाएंगे। कम क्या मतलब, वही कि जो अमेंडमेंट हुए थे पहले उसको खत्म करके एक तरीके से नया एक्ट ही बना दिया गया, नई चीजें इसके अंदर डाल दी गई है ना। सो आयकर अधिनियम 2025 जो है एक ऐतिहासिक कानून है जो दशकों पुराने आयकर अधिनियम 1961 की जगह लेता है। 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी हो चुका है ऑलरेडी। इसका मुख्य उद्देश्य भारत के जटिल प्रत्यक्ष कर ढांचे को सरल बनाना है। इसके लिए कानून की मात्रा को लगभग 40% तक कम करता है। 800 से अधिक धाराओं को सुव्यवस्थित करके 23 अध्यायों में 536 धाराओं तक सीमित कर देता है। तो ये जो एक्ट है ऑलरेडी लागू हो चुका है आपका 2026 1 अप्रैल 2026 से ये लागू हो चुका है ऑलरेडी। तो फाइनेंशियल ईयर जो है पहले आप देखेंगे कि 2025-26 इस तरीके से होता था, लेकिन ये अब जो नया वाला एक्ट है उसमें एप्लीकेबल ये वाला एक्ट रहेगा 1961 वाला, मतलब जो लास्ट ईयर 25-26 जो फाइनेंशियल ईयर था। लेकिन अब जो 2026-27 वाला ईयर है इसमें इनकम टैक्स एक्ट 2025 वाला जो है वो लागू हो चुका है ऑलरेडी, और यही जो है अब फॉलो किया जाएगा इस ईयर से 2026 ऑनवर्ड्स, है ना। सो ये है। बाकी अब हम देखते हैं कि ये नया एक्ट क्यों लाया गया है, क्या जरूरत पड़ गई नया एक्ट लाने की, पुराने वाले से काम क्यों नहीं चल रहा था। सो इनकम टैक्स एक्ट 1961 हैड बिकम एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स आफ्टर हंड्रेड्स ऑफ अमेंडमेंट्स ओवर डिकेड्स। हर साल बाद, हर 2-4 साल 10 साल बाद कोई ना कोई नए अमेंडमेंट होते रहते हैं और इस वजह से बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया था। बहुत सारे नए सेक्शन इसमें ऐड हो चुके थे पुराने वाले एक्ट में। Many provisions were outdated, repetitive, scattered और were in language difficult to taxpayer to interpret। तो काफी कठिन भाषा में इन चीजों को लिखा गया था। पुराने प्रावधान जो थे वो बहुत ज्यादा हो गए थे, दोहराव मतलब अलग अलग तरीके से अलग अलग भाषा में अलग अलग जगह पे देखने को मिल रहा था, है ना। मतलब रिपीटेटिव हो गया था और बिखरे हुए थे, कोई सेक्शन यहाँ पर पड़ा हुआ है, कोई सेक्शन बिल्कुल ही 10 चैप्टर के बाद आ रहा है। तो इस तरीके से अलग अलग सेक्शन थे जो कि याद करना, उसको उसके अकॉर्डिंग चीजें करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। इसलिए गवर्नमेंट नया एक्ट लेकर के आ गई है। तो इसकी कोशिश ये की गई है, ऑब्जेक्टिव जो नए उद्देश्य है नए वाले एक्ट के वो ये है कि सिंप्लीफाई किया जाए टैक्स लॉज को, रिड्यूस किया जाए लिटिगेशन को, इंप्रूव किया जाए कंप्लायंस को एंड मॉडर्नाइज किया जाए टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को। तो मतलब है कि ओवरऑल चीजों को आसान बनाने के लिए इस नए वाले कानून को लाया गया है। कर कानूनों को सरल बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है। मुकदमेबाजी को कम करना, क्योंकि लोग केस वगैरह कर देते हैं, तो जब सरल हो जाएगा तो इतना केस कोई नहीं करेगा, ना ही ज्यादा इतना घपलापन आएगा इसमें। अनुपालन में सुधार करना, आसानी से लोग अनुपालन कर पाएंगे नए एक्ट का। कर प्रशासन का आधुनिकरण करना, मॉडर्नाइज कर देना, क्योंकि आपको पता है कि सारी चीजें जो है नए तरीके से हो रही हैं। ई फिलिंग भी होने लग गई है, पहले ई फाइलिंग नहीं होती थी, अब ऑनलाइन सब लोग फाइल करते हैं टैक्स को। तो ये है। वैसे मैं बता दूं कि जब भी कोई नया एक्ट आता है सबसे ज्यादा दिक्कत और परेशानी आती है स्टूडेंट्स को, क्योंकि अभी तक आप क्या कर रहे थे, ओल्ड वाला पढ़ रहे थे, आपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में सब कुछ ओल्ड वाला पढ़ा हुआ है। लेकिन अब नया आ गया है, तो अब जो है एग्जाम में आपसे नई चीजें पूछी जाने वाली हैं या पूछी जाएंगी फ्यूचर में। तो अब क्या होगा, आपको नया ही पढ़ना पड़ेगा सब कुछ नए तरीके से सब कुछ याद करना पड़ेगा। डेफिनेशन हो गई, सेक्शन हो गए, सब कुछ नए तरीके से याद करना पड़ेगा। तो सबसे ज्यादा जो आफत आती है वो स्टूडेंट की आती है, और स्टूडेंट के साथ साथ टीचर की भी आती है, क्योंकि टीचर भी पहले आप पहले टेक्स्ट पढ़ेंगे, एक्ट पढ़ेंगे, फिर आपको पढ़ाएंगे। तो टीचरों की और स्टूडेंट्स की आफत आ जाती है जब नई चीज आती है मार्केट में, नया एक्ट आ जाता है। तो ये आफत थोड़ी दिन के लिए होती है, 6 महीने साल भर के लिए, फिर चीजें स्मूथ हो जाती हैं, क्योंकि स्टूडेंट के तौर पर भी आप चीजें याद कर लेते हो और एज ए टीचर हम लोग भी चीजों को गो थ्रू करते हैं, तो चीजें फिर थोड़ा आसान हो जाती है नेक्स्ट ईयर से। तो ये है। अब स्ट्रक्चरल चेंज जो हुए हैं, जो बड़े बड़े चेंज हुए हैं वो क्या हुए हैं, थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर पुराना एक्ट है 1961 वाला, यह नया वाला एक्ट है।
नंबर ऑफ सेक्शंस की अगर हम बात करें तो पुराने वाले एक्ट में मोर देन 700 सेक्शन थे, जबकि इसके अंदर 536 सेक्शन ही हैं। अब गाइस देखो ये फैक्ट है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये फैक्ट है और आपको याद कर लेने, क्योंकि ये जो चीजें हैं यहाँ पर जो मेंशन कर रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है, नए एक्ट वाली है ना, पूछी जा सकती है। जैसे नए वाले एक्ट में कितने चैप्टर्स हैं, तो 23 चैप्टर, जबकि पहले वाले में भी 23 ही थे। शेड्यूल अगर हम बात करें तो पहले 14 थे, अब 16 शेड्यूल हो चुके हैं। कंटेंट इन टर्म्स ऑफ पेजेस, पहले 823 पेजेस का कंटेंट था, अब 622 पेजेस में सिमटा दिया गया है। इफेक्टिव डेट 31 मार्च 2026 तक की जो है ये चल चुका है, ऑलरेडी खत्म हो चुका है, मतलब एक्सपायर हो चुका है। अब 1 अप्रैल 2026 से ये ऑलरेडी लागू हो चुका है नया वाला एक्ट। तो याद रखना कि किस डेट से नया वाला एक्ट लागू किया गया, तो 1 अप्रैल 2026 से इस नए वाले एक्ट को लागू किया गया है। इस फैक्ट को आपको याद रखना है। अब कुछ चैप्टर्स हैं, इनको हम एक बार देख लेते हैं क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर टोटल 23 चैप्टर्स हैं। अब हम इनको याद करेंगे, मतलब आप इनको एक बार गो थ्रू कर लेना, याद कर लेना जितना हो सके। चैप्टर 1 जो है वो प्रिलिमिनरी है, बेसिक चीजें बताता है एक्ट के बारे में। चैप्टर जो 2 है वो बेसिक्स ऑफ चार्ज के बारे में बताएगा, कितना चार्ज कैसे लिया जाएगा। चैप्टर 3 इनकम्स विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम, टोटल इनकम का पार्ट कौन कौन सी इनकम नहीं बनती है, चैप्टर 3 में मेंशन किया गया है। चैप्टर 4 में कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, चैप्टर 4 में है। चैप्टर 5 में है इनकम ऑफ अदर पर्सन इंक्लूडेड इन टोटल इनकम ऑफ द असेसी, असेसी के इनकम में जो अदर इनकम जोड़ी जाएंगी वो कौन कौन सी हो सकती हैं। चैप्टर 6 है एग्रीगेशन ऑफ इनकम, टोटल इनकम का एग्रीगेशन कैसे होगा। 7 में है आपका सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेज, मतलब इस साल अगर आपको लॉस हो गया तो उसको हम नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड करते हैं ना, तो वो चैप्टर नंबर 7 में है। चैप्टर नंबर 8 में है डिडक्शंस टू बी मेड इन कंप्यूटिंग टोटल इनकम, कौन कौन से डिडक्शन अवेलेबल है और कैसे उसको हम इंप्लीमेंट करेंगे, वो सब चैप्टर 8 में है। चैप्टर 9 में रिबेट एंड रिलीव्स है। अब गाइस देखो ये दोनों चैप्टर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट 7, 8, 9 तीनों चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये तीनों चैप्टर के आपको नाम याद कर लेने कि कौन से चैप्टर में क्या लिखा हुआ है। रिबेट एंड रिलीफ चैप्टर नंबर 9 में है। चैप्टर नंबर 10 में है स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू अवॉइडेंस ऑफ टैक्स, तो अवॉइडेंस ऑफ टैक्स किस में है, चैप्टर नंबर 10 में। ऐसे याद रखिए, आप लोग इसको याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है गाइस। चैप्टर नंबर 11 है जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल। 12 में है मोड ऑफ पेमेंट इन सर्टन केसेस। चैप्टर नंबर 3 है डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स इन स्पेशल केसेस। 14 में है टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन कैसे काम करेगा, क्या होगा। 15 में होगा रिटर्न ऑफ इनकम, तो ये वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट है गाइस। 16 है प्रोसीजर फॉर असेसमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है, कैसे असेसमेंट किया जाएगा। 17 में है स्पेशल टैक्स प्रोविजंस फॉर सर्टेन पर्सन। चैप्टर नंबर 18 है अपील्स रिवीजन एंड ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। चैप्टर नंबर 19 में है कलेक्शन एंड रिकवरी ऑफ टैक्स कैसे होगा। 20 में है रिफंड कैसे होगा, आपका जो टैक्स का है वो रिफंड कैसे चलेगा, कैसे इनिशिएट होगा। चैप्टर नंबर 21 में है पेनल्टीज कैसे काम करेंगी, किस पे लगाई जाएगी। चैप्टर नंबर 22 में है ऑफेंसेस एंड प्रोसिक्यूशन है। और 23 में मिसक्रीनियस चीजें जो अदर चीजें रह गई वो इसमें डाल दी गई हैं। तो इस तरीके से टोटल 23 चैप्टर्स हैं। आप इनको याद कर लीजिए, वैसे कुछ चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनको याद कर लीजिए, जैसे पेनल्टीज एंड रिफंड वाला जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको याद करना है आपको, अच्छे से याद कर लीजिए। उसके बाद ये दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, इनको याद कर लीजिए। इसके अलावा अगर जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था, यहाँ पर ये वाला, ये तीनों, ये 7, 8, 9, 10, ये चारों सेक्शन आपके चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो और स्टार्टिंग के जो हैं तो इनको याद कर लीजिए, ऐसे याद कर लेंगे तो एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा तो आप आंसर कर पाएंगे। आप कुछ इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स इनकम टैक्स की वो देख लेते हैं गाइस। तो सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर कर दिया गया है, टर्मिनोलॉजी जो है वो सिंप्लीफाई कर दी गई। जैसे पहले आप देखेंगे कि असेसमेंट ईयर होता था और प्रीवियस ईयर होता था, जबकि अब एक ही ईयर होगा, टैक्स ईयर बस। तो पहले कंफ्यूजन होती थी कि असेसमेंट ईयर किसको कहा जाएगा, प्रीवियस ईयर किसको कहा जाएगा, तो इनमें कई बार कंफ्यूजन हो जाती थी। लेकिन अब जो है सिंगल ईयर बोला जाएगा, टैक्स ईयर, यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च यही आपका टैक्स ईयर होगा। इसी को ही बस यहाँ पर ईयर डाल दिया जाएगा, 2026 या 2027 या 28 जो भी ईयर होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ईयर डाल दिया जाएगा। इट रिड्यूसेस द ओवरऑल नंबर ऑफ सेक्शंस मेकिंग द लॉ इजियर टू इंटरप्रेट, तो यहाँ पर जो सेक्शन है उनको कम किया गया है और इजी टू अंडरस्टैंड बनाया गया है। अब नए वाले एक्ट के अकॉर्डिंग ये बोला जा रहा है भाई कि फास्टर रिफंड मिलेगा एंड कंप्लायंस थोड़ा फास्टर रहेगा। रिफंड आर एक्सपेक्टेड टू बी प्रोसीड विद इन 10 डेज, तो ये अच्छी बात है कि 10 डेज में ही जो भी आपका फंड अमाउंट बन रहा होगा वो रिफंड कर दिया जाएगा आपको। अपडेटेड टैक्स स्लैब होंगे, ये प्रपोज्ड है, वैसे भी टैक्स स्लैब चेंज नहीं हुए हैं 2026 में, तो 27 में होंगे तो मैं बताऊंगा उसके बारे में आपको। अभी फिलहाल तो चेंज नहीं हुआ है, तो वो जो लास्ट ईयर वाला वही चल रहा है स्लैब। तो वही है कि 4 से 8 0 to 4 लाख तक तो कोई टैक्स नहीं लगता, जीरो नील रहता है। फिर 4 to 8 लाख पे 5% है, फिर 8 to 12 लाख पे 10% है, फिर 12 से 16 लाख पे 15%,
16 से 20 लाख है 20%, उसके आगे इस तरीके से चलता रहेगा। तो वैसे स्लैब्स की क्लास तो मैंने अलग से ली हुई है, तो आप उस क्लास को देख लेना, स्लैब्स में चेंजेस नहीं हुए हैं इस बार। वर्चुअल डिजिटल एसेट वीडीए, एक्सप्लिसिट क्लियर डेफिनेशन फॉर क्रिप्टो करेंसीज एंड एनएफटीज हैव बीन इंक्लूडेड। मतलब पहले वाले एक्ट में ये चीज थी कि क्रिप्टो करेंसी की डेफिनेशन क्या होगी वो सब इंक्लूडेड नहीं था क्लियर तरीके से, लेकिन नए वाले एक्ट में जो आपकी डिजिटल एसेट है, जैसे क्रिप्टो करेंसी हो गई, एनएफटीज हो गई, आपकी डिजिटल करेंसीज है, इनकी क्लियर डेफिनेशन मेंशन है और बताया गया कि किस तरीके से इसको ट्रीट किया जाएगा इनकम टैक्स के अंदर। होम ऑनर रिलीफ दी गई है। पहले क्या होता था कि एक घर आप ऑक्यूपाई करके रह सकते हो, ठीक है, और बाकी जितने भी इस दुनिया में आपके घर हैं सब पे टैक्स लगता था। इनफैक्ट जो आपकी रेंटल इनकम होती थी उस पर टैक्स लगता था। लेकिन अब गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि भाई कि अब एक की जगह आपके दो जो है वो घर हो सकते हैं, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। आप 2 हाउसेज तक आपका जो है टैक्स नहीं लगेगा। वो लिखा हुआ है अप टू 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज कैन बी ट्रीटेड एज हैविंग अ नील एनुअल वैल्यू। तो सपोज करो एक आप खुद रह रहे हो, एक कोई आपके आपके नाम से कोई दूसरा घर है जिसमें आपके फादर या कोई रह रहा है, तो 2 घरों तक जो है आपका एनुअल वैल्यू नील मानी जाएगी, उसको कैलकुलेट नहीं किया जाएगा उसकी इनकम को आपके टैक्स में। तो ये रिलैक्सेशन दिया गया है नए वाले एक्ट में, रिगार्डलेस ऑफ द रीजन फॉर नॉट ऑक्यूपाइंग देम, रिलैक्सिंग प्रीवियस रिलोकेशन बेस्ड रूल्स। तो यहाँ पर कंप्लीट तरीके से इन चीज़ों को रिलैक्सेशन है वो दे दी गई है। इसके अलावा टीडीएस टीसीएस कंसोलिडेशन भी यहाँ किया गया है। मतलब टीडीएस पहले अलग प्रोविजन हुआ करते थे, टीसीएस के अलग प्रोविजन हुआ करते थे, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। अब सारे के सारे एक सिंगल सेक्शन के अंदर है, 393 सेक्शन है, ये याद रखिएगा, इस काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसके जो कंप्लायंस है काफ़ी ईजी कर दिए गए हैं। तो इस सेक्शन आपको याद रखना है कि आप सिंगल सेक्शन है, 393 सिंगल सेक्शन जो कि दोनों को गवर्न करता है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना है। फेसलेस एडमिनिस्ट्रेशन कर दिया गया है अब। द एक्ट फॉर्मली इंट्रोड्यूस नेशन वाइड फेसलेस कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, असेसमेंट एंड अपील मैकेनिज्म टू इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी। अब फेसलेस मैकेनिज्म है, आप ऑनलाइन चीजें कर सकते हो, पहले भी आप ऑनलाइन कर सकते थे बट अब और बेहतर तरीके से चीजों को ऑनलाइन अवेलेबल करवाने का प्लान किया गया है। प्रिजेंटिव टैक्सेशन आपकी बात किया गया था, टैक्स पेयर्स कैन नाउ रिपोर्ट इनकम लोअर देन द प्रिजेंटिव रेट प्रोवाइडेड दे मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट एंड अंडरगो ऑडिट। तो यहाँ पर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन मैंने यहाँ पे डाल दी है, तो आप पढ़ लीजिए एक बार। सो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन इज ए सिंप्लीफाइड टैक्स स्कीम इन इंडिया अलाउिंग स्मॉल टैक्स पेयर, फ्रीलांसर एंड प्रोफेशनल्स टू डिक्लेयर देयर इनकम एट अ फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर, अवॉइडिंग द नीड टू मेंटेन डिटेल बुक्स ऑफ अकाउंट्स और अंडरगो ऑडिट्स। इट रिड्यूसेस compliance cost and simplifies tax filing under section 44AD 44ADA of the Income Tax Act 1961। तो पुराने एक्ट में तो इन सेक्शंस के अंदर चीजें गवर्न होती थी, अब नेक्स्ट सेक्शन में नई चीजें होंगी, नए तरीके से काम होंगे। तो गाइस देखिए प्रेजेंटिव टैक्सेशन यही था कि भाई कोई ऐसा पर्सन जो स्मॉल टैक्स पेयर है, जैसे फ्रीलांसर हम लोग काम करते हैं ना, यूट्यूब पे आप काम कर सकते हो, या हो सकता है कि कोई प्रोफेशनल है, एलएलबी करके अपना काम कर रहा है प्रोफेशनल है, या फिर कोई डॉक्टर है, कोई कोचिंग पढ़ा रहा है, ट्यूशन वाला है, टीचर है, तो इन सबको प्रेजेंटिव टैक्सेशन भरने का जो है सिंप्लीफाई तरीके से करने का बोला गया था पिछले वाले एक्ट में। तो नए वाले एक्ट में भी बोला गया है कि अब आप ये चीजें कर सकते हो, अपनी इनकम को रिपोर्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग कि भाई हमने इतनी इनकम कमाई है, इतना हमसे टैक्स ले लो, इतना हमें छोड़ दो। तो इस तरीके से रहती है प्रेजेंटिव टैक्सेशन के अंदर चीजें। अगर आप छोटे बिजनेस ऑनर हैं और बिजनेस करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज में, इस तरीके से काम कर रहे हैं, तो आप कोई भी इंडिविजुअल या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, तो उस केस में आप 8% डिक्लेयर कर सकते हैं प्रॉफिट क्या आपको हुआ है, आपका जो भी टर्नओवर है उसका टर्नओवर का याद रखिए 8% आपको प्रॉफिट हुआ है अगर आपने चीज़ें कैश में करी हैं, मतलब डीलिंग कैश में की है, और 6% अगर आप डिक्लेयर कर सकते हैं अगर आपने चीज़ें ऑनलाइन पेमेंट से करी हैं। तो ये थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया कि जितना भी आपका टर्नओवर है, सपोज करो आपका टर्नओवर 40 लाख रुपए एग्जाम्पल के तौर पर, तो आप 40 लाख का 6% बता दोगे भाई मुझे इतना प्रॉफिट हुआ है, 6 चौक 24 मतलब 2,40,000 रुपये आपका प्रॉफिट हुआ है। तो इस तरीके से जो चीज़ें हैं वो कर दी गई हैं। अच्छा यहीं पर अगर आप बात करें प्रोफेशनल्स की जो जैसे लीगल सर्विस देते हैं या फिर कोई और अपने प्रोफेशनल सर्विस दे रहा है, तो उस केस में अपनी रिसिप्ट का वो 50% डिक्लेयर कर सकता है कि मुझे इतना प्रॉफिट हुआ है। तो क्योंकि उसमें जो चीज़ें हैं उसमें ये जनरली रहता है कि ज़्यादा आपका जो है कॉस्ट नहीं आती है और बिजनेसेस में कॉस्ट आती है, इस वजह से यहाँ पर रेट कम रखा गया था। खैर जब नया टैक्स पूरी तरीके से पढ़ाएंगे हम आपको तो और डिटेल में पढ़ाएंगे, अभी जस्ट हम हाइलाइट्स देख रहे हैं कि चीज़ें हुई हैं। इनकम टैक्स स्लैब जो है नए एक्ट के अकॉर्डिंग, अब जो नेक्स्ट टैक्स न्यू टैक्स रिजाइम है, इसकी जो स्लैब रेट है सेक्शन 202 के अंदर आते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखेंगे, जो नया वाला एक्ट है
उसका सेक्शन 202 जो है वो नए टैक्स स्लैब्स की बात करता है, न्यू टैक्स रिजाइम की बात करता है। और ये सेक्शन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, याद रखना। तो जैसे कि मैंने बताया कि टैक्स स्लैब में कुछ ज़्यादा मतलब ज़्यादा क्या चेंजेस ही नहीं किए गए हैं, पिछले साल वही वाले चल रहे हैं। तो 2027 में चेंजेस किए जाएंगे, तब हम आपको पढ़ाएंगे नए वाले टैक्स स्लैब। अभी हमने आपको ऑलरेडी क्लास ले रखी है इसके ऊपर, और स्लैब्स के बारे में ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, तो बार बार बात नहीं करेंगे हम इस पर। ये आपका ओल्ड वाला टैक्स रिजीम था जो कि चल रहा था, तो ये अभी भी वही है, जिसमें भी चेंजेस नहीं किए गए हैं, है ना। 3 स्लैब होते हैं ना, 60 साल से नीचे वाले, फिर 60 साल से 80 साल, फिर 80 साल से ऊपर वाले। तो इनमें भी कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं किए गए, सब कुछ वैसे ही रखा गया है। नेक्स्ट ईयर चेंज होगा तो हम उसके बारे में बात करेंगे। डिडक्शंस जो है अंडर सेक्शन, जो नया वाला इनकम टैक्स एक्ट 2025 है, तो कौन कौन से एक्ट में किस सेक्शन में बात की गई है। तो सैलरी इनकम जो डेफिनेशन है सेक्शन 15 में पहले भी थी, अभी भी वही है। स्टैंडर्ड डिडक्शन सैलरी में अगर आप करते हो तो सेक्शन 61I के अंदर होता था, लेकिन अब सेक्शन 19 के अंदर जो है चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे कि प्रोफेशनल टैक्स डिडक्शन सेक्शन 16 थर्ड के अंदर पहले होता था, अब सेक्शन 19 में हो रहा है। परक्वासाइट्स जो थे सेक्शन 17 में थे पहले, अभी भी 17 में। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अच्छा, जैसे कुछ सेक्शन तो आसान है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका ये परक्वासिट्स जो आपके परक्वासिट्स हैं, ये सेक्शन 17 पहले भी था, अभी भी 17 ही है ना। ऐसे आपका जो सैलरी इनकम जो थी पहले भी 15 थी, अभी भी 15 है। तो कुछ चीजें याद रखना आसान है, इनको आप याद कर लीजिए। वैसे आपको न्यू वाली चीजें याद रखनी कि न्यू वाले जो सेक्शन है वो क्या है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कौन से सेक्शन में आएगी, अब 20 में आएगी, पहले 22 में आती थी। एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी कितनी होगी, पहले 23 में कैलकुलेट की जाती थी, अब सेक्शन 21 के अंदर कैलकुलेट की जाती है ना। तो ये है। अभी होम लोन इंटरेस्ट पहले होता था सेक्शन 24B के अंदर कैलकुलेट, अब सेक्शन 22 के अंदर हो रहा है। एटीसी इन्वेस्टमेंट पहले एटीसी के अंदर होती थी, अब सेक्शन 123 हो गया। ये काफी इंपॉर्टेंट है गाइस, अच्छे से याद कर लीजिए, बड़ा चीज है ये। पेंशन और एन्युटी पहले 80CCC में होता था, अब सेक्शन 123 में हो रहा है। एनपीएस डिडक्शन 80CCD में होता था, अब सेक्शन 124 में हो रहा है। हेल्थ इंश्योरेंस 126 में हो रहा है। एजुकेशन लोन 129 में, डोनेशन 133 में, सेविंग अकाउंट इंटरेस्ट 153 में। तो जो नए वाले सेक्शन है गाइस, ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, नए वाले सेक्शन याद कर लेने हैं, ठीक है। बाकी चीजें यहाँ पर मेंशन की गई हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस। ओल्ड एंड न्यू टैक्स एक्ट सेक्शन मैपिंग। जो पुराना वाला आपका टैक्स एक्ट था और जो नया वाला एक्ट है, इसमें कुछ चीजें मैप मतलब किस सेक्शन के अंदर आती हैं, ये भी देख लेते हैं अगेन। तो ये भी गाइस काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनफैक्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट। जैसे न्यू टैक्स रिजीम है, जो नया टैक्स स्लैब्स हैं, तो पहले सेक्शन 155 115 BAC में आता था ये, अब जो है नेक्स्ट सेक्शन 202 में आ रहा है ये, जैसे अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ऊपर बताया भी था। तो ये काफी इंपॉर्टेंट बदलाव है, और ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है गाइस। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सेक्शन 24 में कैलकुलेट होती थी, 22 में कैलकुलेट हो रही है। टैक्स रिबेट अब 156 के अंदर कैलकुलेट होगा, जबकि पहले 87A के अंदर कैलकुलेट होता था। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम डिडक्शन 80D में होता था, है ना। मेडिकल मैंने आपको बताया था, डी से मेडिकल, डी से डी, तो अब ये खत्म हो गया, अब सेक्शन 126 इस पर लागू होगा। रिटर्न ऑफ इनकम 139 सेक्शन था पहले, अब 263 कर दिया गया है। इनकम नॉट इंक्लूडेड इन टोटल इनकम, ऐसी इनकम जो आपके टोटल इनकम में इंक्लूड नहीं की जाएगी। पहले सेक्शन 10 इसके बारे में बात करता था, अब 11 बात कर रहा है। तो ये चेंजेस हैं जो कि आपको याद करने ही पड़ेंगे, और इनफैक्ट जो नया वाला एक्ट है ना, इसी के चेंजेस याद करने हैं। ये सेक्शन याद नहीं करोगे तो चलेगा, ये सेक्शन आपको याद करने कि अब जो है न्यू टैक्स रिजीम का सेक्शन क्या है, रिटर्न ऑफ इनकम का सेक्शन क्या है। तो जो नेक्स्ट सेक्शन है वो आपको याद रखने हैं। यहाँ मैंने इसलिए आपको इन चीज़ों को मेंशन कर दिया कि आप याद रखें कि किस में से कौन से चेंजेस उठ के कहाँ चले गए। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद कर लीजिए आप लोग एग्जाम के लिए। देखो गाइज, अभी नेक्स्ट ईयर देंगे 2027 से तो नया वाला एक्ट ही पढ़ेंगे, क्योंकि वहीं से चीज़ें पूछी जाएंगी। बट अभी फिलहाल आप ये जो हाईलाइट्स इनको पढ़ लीजिए, हाईलाइट से ही क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा इन डेप्थ क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि अभी रिसेंटली ये लागू हुआ है। तो बहुत ज़्यादा इन डेप्थ क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनेंगे, बट नेक्स्ट सेशन से हमें नई चीज़ें ही पढ़नी पड़ेंगी, है ना। तो अभी फिलहाल आप इनको पढ़ लीजिए, और जो जो न्यू चीज़ें चेंजेस हुए उनको पढ़ लीजिए बस। तो इसमें इन दोनों टैक्सेस एक्ट को जो है यहाँ पर कंपेयर किया जा रहा है, न्यू वाला वर्सेस पुराना वाला। तो इफेक्टिव डेट जो है ये लागू हुआ था 1 अप्रैल 1962 से, और जो नया वाला हुआ लागू हुआ है 1 अप्रैल 2026 से। तो ये याद रखनी डेट। स्ट्रक्चर कैसा है, ये पहले लॉन्ग था, कॉम्प्लेक्स था, हाईली डिटेल था, अब सिंप्लीफाइड है, रीऑर्गेनाइज्ड है एंड कंसाइज है। कॉन्सेप्ट ऑफ ईयर की अगर हम बात करें तो पहले प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर होता था, लेकिन अब ये खत्म करके सिंगल टैक्स ईयर बोला जा रहा है, अब सिंपल टैक्स ईयर बोला जाएगा बस। डिफॉल्ट टैक्स रिजीम जो है न्यू
रिजीम अंडर सेक्शन 155 BAC था। अब न्यू टैक्स रिजीम जो है वो हुआ सेक्शन 202 के अंदर, नेवल एक्ट के अंदर। डिफॉल्ट का मतलब न्यू वाला टैक्स, जो न्यू टैक्स रिजीम है वो डिफॉल्ट टैक्स है, कि अगर आप कुछ नहीं, देखो आपको भी ऑप्शन दिया जाता है कि आप ओल्ड टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग करना चाहो या न्यू टैक्स रिजीम के अंदर करना चाहो। और डिफॉल्ट टैक्स रिजीम जो है वो न्यू रिजीम ही है। डिफॉल्ट टैक्स की बात करें तो वो न्यू टैक्स रिजीम ही होता है, ठीक है। तो ये सेक्शन जो है इसका चेंज हुआ है, ये आपको याद रख लेना है कौन सा सेक्शन क्या हो गया है अब। टीडीएस प्रोविजन जो है स्कैटर्ड अक्रॉस 192 से 194 के अंदर था, अब कंसोलिडेटेड है 393 के अंदर, सारी चीजें इसी के अंदर आ गई हैं। कॉम्प्लेक्सिटी ये कि पहले हाई था विद मैनी क्रॉस रेफरेंसेस दिए हुए थे इसके अंदर, अब रिड्यूस कर दिया गया, क्लियर ड्राफ्टिंग कर दी गई है। और इनफैक्ट इसके अंदर जो वर्चुअल एसेट थी पहले लिमिटेड डेफिनेशन थी, ज्यादा इसका डिटेल में बात नहीं की गई थी, है ना। अब जो है काफी ब्रॉडर स्कोप कर दिया गया, बिकॉज आप सभी को पता है कि जो अब डिजिटल एसेट लोग इसको ऑन कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, बाय कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो ब्रॉडर स्कोप हो गया वर्चुअल डिजिटल एसेट का टू इंक्लूड फिनटेक एसेट टू टैक्स ब्रैकेट एंड प्रोसीजर्स, तो इसको इंक्लूड भी किया जाएगा आपकी इनकम में। तो ये जो चेंजेस हैं नए वाले में देखने को मिले हैं। तो ऐसे देखो कुछ इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स थी जो कि आपको पता होनी जरूरी है एग्जाम के लिए, और इतना ही अगर आप पढ़ेंगे तो इनफ रहेगा, बिकॉज जैसे कि मैंने बताया कि ये अभी लागू हुआ है, 2026 में लागू हुआ है, तो बहुत ज्यादा इन डेप्थ क्वेश्चन नए एक्ट से नहीं बनेंगे, आपको पुराना एक्ट से ही पूछे जाएंगे चीजें। लेकिन जो चेंजेस हुए हैं, न्यू न्यू सेक्शन आ चुके हैं, नए नए जो नए नए चेंजेस देखने को मिले हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन डेफिनेटली आपको देखने को मिल सकते हैं आपके एग्जाम में। तो इसलिए जो नए नए चेंजेस किए गए हैं इनको सबको अच्छे से पढ़ लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। सो इस वीडियो में इतना है गाइस, इस चीज को एक बार आप रिवाइज जरूर कर लेना एग्जाम में जाने से पहले, बिकॉज सेक्शन जो है हम भूल जाते हैं कई बार, तो इसलिए इनको रिवाइज करने से ही बात बनेगी, इनको रिवाइज करते रहिए। एक दिन में पढ़ लोगे तो बात नहीं बनेगी, कम से कम 2-4 बार इनको बैठ के रिवाइज करना पड़ेगा, तभी याद होगा और फिर आप इसका आंसर इजीली एग्जाम में कर पाएंगे, ठीक है। सो गाइज इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटोर, थैंक यू।